हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास में हम क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 का पार्ट 2 करेंगे और चैप्टर का नाम था फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसके फर्स्ट पार्ट में हम बदलती जलवायु तक पढ़ चुके थे। उसके आगे का जो है पोर्शन हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो नाम और तिथियाँ इसमें बताया गया है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातात्विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। अब उस टाइम का जो इन्होंने कैटेगराइज किया है उसको हम यहाँ देखते हैं। 3 पार्ट्स में देखेंगे। एक होता है फर्स्ट वन जो है पैलियोलिथिक, जिसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसमें पूरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो पूरा पाषाण काल फर्स्ट देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे मध्य पाषाण काल, और इनका टाइम पीरियड भी दे रखा है, हम उसको भी देखेंगे। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज बोलते हैं, मतलब मध्य का काल। और फिर है नियोलिथिक, नियोलिथिक एज बोलेंगे इसको। इसका मतलब होता है नवपाषाण काल। नव का मतलब होता है नया। अब पहला देखते हैं। जो पूरा पाषाण काल है उसका समय बता रखा है 2 लाख साल से 12,000 साल पहले का जो समय था उसको पैलियोलिथिक एज में हम कंसिडर करते हैं, मतलब पूरा पाषाण काल में हम पढ़ते हैं। इसमें भी 3 जो है सब डिवीजन है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। अब इसकी विशेषता देखते हैं। यहाँ इस समय में जो औजार बनते थे वो बड़े बड़े और थोड़े भारी बनते थे, और आग की खोज हुई थी इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने देखा भी है कि ये आग की खोज जो है कुरनूल गुफा के आसपास मिली है, इसके अवशेष मिले हैं, इसका एविडेंस मिला है। उसके बाद हम देखते हैं मध्य पाषाण काल, जिसको हम मेसोलिथिक एज बोल रहे हैं। इसका समय है 12,000 साल से 10,000 साल पहले। और इसकी विशेषता क्या है? इस समय में छोटे पत्थर के जो है औजार मिले हैं, और इसी समय में जो पर्यावरण में बदलाव आ रहे थे वो भी नोटिस किए गए थे। उसके बाद थर्ड है नियोलिथिक एज। इसका मतलब है नवपाषाण काल, मतलब नया। नियो का मतलब होता है नया, और लिथिक का मतलब हमें पता है पत्थर। अब इसका समय है 10,000 साल पहले। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। खेती की जो शुरुआत है यहीं से मानी जाती है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, टेम करना, एनिमल को पालना, वो भी यहीं से माना जाता है। और ह्यूमन सेटलमेंट जो होना शुरू हुआ था, स्थायी बस्तियां जो बनती हैं वो इसी समय से मानी जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरानी बुक से सेकंड और थर्ड चैप्टर को मर्ज करके न्यू बुक का सेकंड चैप्टर बना हुआ है, तो हम उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें था खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब हम देख लेते हैं अध्याय। ये डिटेल दे रखी है। दुनिया की जलवायु बदलती रही है, साथ ही लोग इन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरते बीजों का अंकुरन और उनसे पौधों का निकलना आदि। ये सारी चीजें नोटिस की होगी इंसान ने, तो वो सारी डिटेल दे रखी है। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। अब ये सारी चीजें होगी में ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम अनुमान ही लगा रहे हैं। आगे चिड़िया और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सके। और जब उन्होंने खेती करनी शुरू की होगी तो स्टार्टिंग में ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने एक पेड़ लगाया और उसी से फल मिलना उनको शुरू हो गया होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं आज के समय में जब खेत लगते हैं तो खेतों के साइड में जो वो एक स्ट्रक्चर सा खड़ा किया जाता है ताकि बर्ड्स जो है क्रॉप को नुकसान ना करे। सेम चीज ये भी यहाँ पे भी बता रखी है कि जब उन्होंने पेड़ पौधे लगाए होंगे तो उनसे बर्ड से जो है उनको बचाया भी होगा, और ताकि हाँ उसको पका के वो खा सके और फिर उनसे बीज पा सके। इसी प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे, और यही प्रोसेस रहा होगा कि वो क्या है, किसान बने होंगे। क्योंकि जब उन्होंने एक पेड़ लगाया होगा उससे कुछ मिला होगा तो वो इतनी क्वांटिटी में नहीं मिला होगा कि वो काफी समय तक खा सके। तो काफी समय तक खाने के लिए उनको क्या चाहिएगा, क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होगी, और क्वांटिटी ज्यादा चाहने के लिए मतलब मिलने के लिए उनको काफी जो है नंबर में प्लांट्स लगाने होंगे, और इस तरह वो क्या बन गए होंगे, किसान बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। जैसे हम आज भी देखते हैं कि घरों के बाहर जो कुत्ते घूम रहे होते हैं, हम उनको मतलब रोटी या बिस्किट डाल के उसको क्या कर लेते हैं, उसको पालतू बना लेते हैं। जब वो डेली डेली आपसे आके खाना खाएगा तो आपकी रक्षा भी करता है। तो सेम चीज़ बता रखी है इसमें कि चारा डालकर, मतलब फोड़े डालकर उनको अट्रैक्ट किया होगा, वो डेली आके खा रहे होंगे तो उनको पालतू बनाया होगा। तो ऐसे डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया होगा जानवरों का। सबसे पहले जो जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो डोमेस्टिकेट किया था एनिमल वो डॉग था, और वो जंगली डॉग था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। जब उनको बाकी जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनसे बचाते होंगे, तो ऐसे इनकी रक्षा करते करते ये उनको पालना सीख गए होंगे। बसने की प्रक्रिया अब देखते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। वो डिफरेंस हमें देखने को ही मिलता है। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। ऐसे ही नहीं किसी भी पेड़ को हम लगा रहे हैं जब तक हमें ये नहीं पता है कि हमें उसे आउटकम क्या मिल रहा है, हम उस चीज़ पे या किसी भी चीज़ पे हम अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम क्या देखते हैं कि हमें उससे मिलने क्या वाला है। जब लोगों ने ये देखा होगा कि इस पेड़ को लगाने पर हमें ये चीज़ मिल रही है, इससे हमारा पेट भर रहा है, या इस पेड़ को लगाने से मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, काफ़ी नंबर में मिल रही है, तो उन पेड़ों को इन्होंने लगाना शुरू किया होगा। और ऐसे ही जब इन्होंने ऐसे जानवर पाले जिनके पालने से इनका भी कुछ फायदा है, जैसे भेड़ बकरी है, उनकी ऊन से कपड़े बना लेते थे, कुछ भी दूध मिल रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो उन्हीं के साथ इन्होंने क्या करा, ये जो है ये अलग से ही देखने को मिलता है। और ये सिलेक्शन करके ये चीज़ें होती है, ऐसी रैंडम नहीं होती है। चयन करते हैं। आगे देखते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ये भी बताया है कि जो बीमार कम होंगे तो वो उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे उनके लिए। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दाने के भार को संभाल सकते हैं। डंठल मतलब वो स्टेम है। आगे देखते हैं स्टेम, सॉरी। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रहें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। मतलब इतना
इतना ज़्यादा अटैक नहीं करते। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांतों और सींग छोटे होते गए। क्यों? क्योंकि ये नेचर है। जब तक हम किसी बॉडी पार्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, वो तो टाइम के साथ साथ वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये दिखाया गया है कि जो पालतू जानवर रहे होंगे उनके दांत ऐसे होंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको खाना मिल रहा है, अब उनको शिकार करके या किसी को मार के चीर फाड़ के खाना नहीं पड़ रहा। तो वैसे ही जो उनके दांत का स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो गया। जो पहले ऐसा था, क्यों था ऐसा? क्योंकि उस टाइम पे वो खुद जाके शिकार करके किसी जानवर को चीर के फाड़ के खा रहे थे। बट जब उनको डोमेस्टिकेट कर लिया गया, तो जो उनका ओनर होता था, जो उनको पाल रहा था, जो उनका ध्यान रखता था, वो उनको टाइम टू टाइम खाना भी दे रहा था। तो अब उनको ऐसी कोई कोशिश करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये सारा का सारा जो है चेंज उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में और बोन स्ट्रक्चर में, इवन इनके दांतों में भी देखा गया है। आगे देखते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं जो आते हैं, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में यहाँ बता दिया है कि ऐसा अनाज उगाते थे जो मोटा दाना जो है देता हो। तो गेहूं है और जो है जिसको बारले बोलते हैं इंग्लिश में, ये वीट है, बारले। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहला जो जानवर जो पाला गया वो कुत्ता था, और उसके बाद आते हैं भेड़ बकरी। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक नवीन जीवन शैली। इसमें क्या है? तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पेड़ उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। अब एक रीज़न ये भी था जो हमने उसमें पढ़ा था कि हमने बीज तो लगा दिया, बट वो ओवरनाइट ऐसे निकल के बाहर नहीं आएगा, ना ही ऐसा एक बड़ा सा पेड़ बन जाएगा जिसपे फ्रूट लगे होंगे। तो क्या होगा? टाइम देना पड़ेगा। वो अंकुरित होगा, फिर छोटा सा जो है एक सीड जो है अंकुरित होकर सैपलिंग बनेगा, फिर पेड़ बनेगा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, मतलब उसमें पानी डालने, खरपतवार को हटाने के लिए, जो वीड्स वगैरह साइड में उग जाती हैं उनको हटाने के लिए, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था, क्योंकि इतना ज़्यादा तो होता ही नहीं था। और कुछ होता होगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि जितना इन्होंने उगाया है उतना इनको मिला भी होगा, कुछ खराब भी होगा, कुछ सड़ गया होगा। तो ये सारी चीज़ें होती थी। जब आ जाता था उसका उपयोग ये बड़ा संभल के करते थे। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, क्योंकि उस समय में कोई ऐसी सीड शॉप तो होती नहीं थी। तो जो इन्होंने उगाया है उसी का कुछ परसेंट ये बचा के रखते होंगे, ताकि दोबारा से उसको बोके और फिर अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। जैसे कि हमने इसे पहले वाले चैप्टर में देखा था, एक पोट की पिक्चर दे रखी थी जो कि मटके जैसा दिख रहा था, बट उसका जो मुंह था वो बिल्कुल छोटा सा और लंबा था। जो हमने ये गेस किया था कि इसमें कहीं ना कहीं ग्रेन स्टोर करने के लिए होगा, तो वही बता रखा है कि मिट्टी के बर्तन बना के उसमें स्टोर कर लिया, या ऐसे मिट्टी को खोद के वहाँ पे गाड़ दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। नेक्स्ट है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब ये क्यों है? क्योंकि उनको शिकार करके खा सकते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। जो ऐसे जो जानवर है, कैटल्स हैं, उनसे हमें खाली उनको मार के खाने का तो है ही एक ऑप्शन तो ये है कि उनको भी मार के खा सकते हैं। बट एक ऑप्शन ये भी है कि वो जब तक जिंदा है ना, उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती रहती हैं। जैसे कि ये बता रखा है कि दूध मिल रहा है, यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है, जो मैंने आपको बताया अभी। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। अगर मुर्गा है तो वो अंडे देगा। ये सारी चीज़ें हैं। आगे देख लेते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में देखें। अब इसमें फिर से मैं आपके बारे में बता रखा है, और इसके बाद इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाते हैं। जो संख्या 14 भी दे रखा है, तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे होंगे। इनसे प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाते हैं जहाँ पुरातत्वविदों ने, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से ऐसी जगह ऐसे लोगों के वो मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो लोग हैं खेती करते होंगे और जो है जानवरों को पालते होंगे, पशुपालक होंगे। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, पूरे भारत में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। ये इंपॉर्टेंट है, जगह कौन सी है ये हम मैप में भी देख लेंगे अभी। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। ये ऐसी बस्तियां थी। अब हम नियोलिथिक टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, जब हमने देखा था कि डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था जानवरों का, और जो है बस्तियां शुरू हो गई थी। यहाँ यह नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। ये जो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ये क्यों कहा कि ये जो है ऐसी साइट्स थी जहाँ पे इन्होंने खेती की और पशुओं को पाला, क्योंकि उनके रिमेन्स यहाँ पे मिले हैं, और उन्हीं की स्टडी करके ये ये कंक्लूड करते हैं कि ये ऐसी साइट रही है जहाँ पे खेती और पशुपालन हुआ करता होगा। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष मिले, क्योंकि हमने फर्स्ट देख लिया था कि आग का जो है आग का आविष्कार या आग की खोज हो चुकी थी। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। अब नीचे टेबल दे रखी है, जो कि नई किताब में नहीं है, पुरानी किताब में है। इसके बाद हम देख लेते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सेटलमेंट शुरू हो गई थी, ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हो गई थी। जैसे कि बुर्ज होम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुर्ज होम से पता चला है ये लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था, जैसे बेसमेंट होती है वैसे। उनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, जैसे कि कश्मीर में आज के समय पे भी है। और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, जैसे आज के समय में गाँव में या कश्मीर साइड जहाँ पे भी हिल स्टेशन है, तो वहाँ पे आपको चूल्हे देखने को मिलते हैं, अंदर भी और बाहर भी। तो गर्मियों में जो लोग बाग हैं वो अंदर खाना बनाते होंगे, ठंड के समय में क्या है, लोग बाहर भी खाना बना सकते होंगे। या उल्टा भी होता होगा कि कभी ऐसी बर्फबारी होती होगी तो अंदर जाके खाना बना लेते होंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जो है
ये उस चीज़ को बनाते होंगे और यूज़ करते होंगे। अब बहुत सारी जगहों से पत्थर पत्थर के औज़ार भी मिले हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युग उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। अब ये डिफ़रेंस हमें कैसे पता चला? ये सबसे पुराने और ये नए, तो उनमें जो है बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस देखने को मिला है, इसलिए इनको अलग-अलग नाम भी दे दिए गए हैं। इनमें वे औज़ार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का उपयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता है। ये आज के समय भी हम देख लेते हैं, पीसने के लिए किया जाता है। आज हज़ारों साल बाद भी ओखली और मूसल का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन परस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब कुछ ये पिक्चर दे रखी है, इनके बारे में देख लेते हैं। ये नवपाषाण के हैं, मतलब जो नया समय था, लास्ट का जो समय था, उस समय में ऐसे रहे होंगे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, मतलब डिजाइन वगैरह जो है वो होते थे। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। ये दे रखा है, मटके जैसी शेप है इसकी भी। अब वही क्वेश्चन पूछ रखा है कि आप गेस करो कि इसमें क्या रखा जाता होगा, तो कुछ भी ऐसे स्टोरेज के पर्पज से, पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, क्योंकि लोगों ने कृषि करनी सीख ली थी, वो किसान बन गए थे और कहीं ना कहीं बेचने के पर्पज से तो नहीं, पर अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए वो ये काम करते थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। हमने देखा था नियोलिथिक एज से पहले ही क्या था, पत्थर को एज अ नीडल भी यूज़ कर रहे थे, एक सुई की तरह भी यूज़ कर रहे थे, जो जानवरों से मिली हुई खाल थी उसको सिलने के लिए। इसके लिए कपास जैसी आवश्यक पौधे उगाए जा रहे थे। अच्छा, इस समय में क्या हो गया था, कपास से, मतलब जो कॉटन बॉल्स होती हैं उनसे धागा बना के और फिर उसको जो यूज़ किया जा रहा है कपड़ा बनाने के लिए। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आए होंगे? बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा ऐसा। ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। मतलब हर जगह नहीं था, कुछ तो लोग हंटिंग एंड गैदरिंग पे ही जो है रुके हुए थे, और कुछ लोग इतने ज़्यादा डेवलप हो गए थे, मतलब इतना ज़्यादा विकास कर लिया था कि अब खुद से खेती करके पशु पाल के अपना जो है गुजारा कर रहे थे। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविकाएं चलाया करते थे, और मौसम के अकॉर्डिंग की अगर गर्मी है तो किसी और जगह गए, कुछ और उगा लिया, तो ये सारी चीज़ें करने लगे। उसके बाद हम देख लेते हैं सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब देखते हैं मेहरगढ़ की जो लोकेशन ढूंढने को कहा है, ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ये भी देख लेते हैं, सबसे पहले का जो और गेहूं मेहरगढ़ में। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातात्विदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है। इनमें हिरन, सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल है, तो ये पता चलता है कि उस समय में हिरन भी थे और जंगली सूअर भी रहे होंगे। इसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिली है। उसके बाद पता चला है कि शायद इनकी संख्या कम हो गई हो या इनका शिकार ज़्यादा हुआ हो, बट उसके बाद भेड़ और बकरियों की जो हड्डियां हैं वो काफ़ी नंबर में मिली है। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियां मिली है। इससे ऐसा लगता है कि मवेशियों को पालने लगे थे। अब उसके बाद ये जो हड्डियां मिली हैं, जिनको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अगर किसी को मार के खा रहे हैं या काफ़ी नंबर में कोई ऐसा मवेशी है, तो उसकी जो है हड्डियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं मेहरगढ़ में। इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। अब यहाँ पे जो है जो घर बना के रहते थे उनके रिमेन्स मिले हैं। चौकोर चौकोर और आयताकार मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे, ये इंपॉर्टेंट है। हर घर में 4 कमरे या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ भंडारण के काम आते होंगे। ये स्टोरेज की तरह काम में आते होंगे अनाज की। जैसे एक पिक्चर यहाँ दे रखी है, 4 बना रखी है कि इनमें से कोई ना कोई एक स्टोर हाउस की तरह यूज़ होता होगा, बट ग्रेन को स्टोर करने के लिए, मोटे अनाज को स्टोर करने के लिए। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, और ऐसा बताया जाता है कि हम आज भी सोचते हैं कि मृत्यु के बाद किसी को स्वर्ग मिला है, नर्क मिला है, बट एक्चुअल में किसी को नहीं पता है। तो वही चीज़ है कि एक आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया, और इसके पीछे का क्या लॉजिक होगा? लोगों ने सोचा होगा कि जिस भी जन्म में वो जो है पैदा होगा उसके साथ एक बकरी, और बकरी एक ऐसा मान लिया जाता होगा कि एक ऐसा वैल्यूएबल सोर्स है जिसका यूज़ करके वो थोड़े टाइम तक और ज़्यादा, मतलब एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। संभवतः है इसे प्रलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, या उसको मार के खा ले, कुछ भी हो सकता है ना। अब ये दे रखी है कब्र, ये इसमें तो इसकी हड्डियां ही है। वैसे मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, इसमें बकरी के कंकाल को समझ सकते हो, ये पूछा है। ये जो दे रखा है कंकाल, ये बकरी जैसा ही लग रहा है, और ये ऐसा लेटा हुआ जो है ये इंसान का है। मेहरगढ़ के घर का चित्र, मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे। ये बता रखा है कि ऐसे हो सकते हैं कि ऐसे हों, क्योंकि उन्होंने कहा ना 4 कमरे हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा, तो एक पिक्चर बना रखी है। उसके बाद आदर में ये था। अब देख लेते हैं इसमें, और जो सेकंड चैप्टर का हमारा लास्ट में अदर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको भी पढ़ लेंगे। दोनों ही जो है न्यू बुक में दे रखी है एक साथ। एटलस में तुर्की ढूंढो, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चताल हुयुक तुर्की में है। तो नवपाषाण युग का तुर्की में कौन सी जगह है? चताल हुयुक करके जो है टर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ, ये जो दे रखी हैं कोड़ियाँ, तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। ये दे रखा था। और इससे पहले का हम देख लेते हैं, सेकंड चैप्टर के लास्ट में जो था वो भी देखते हैं एक बारी। ये था।
अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की गुफा का है। वैसे हमने भीमबेटका देखा था एमपी में, भारत में, वैसे ही ये गुफाओं का बता रखा है कि फ्रांस की गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाए होंगे। ये मेसोलिथिक टाइम का जो है बता रखा है। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंग से चित्रित किया गया है। इसका मतलब है उनके पास कलर भी रहे होंगे या किसी चीज को मिक्स करके इनको बनाया गया होगा। इन रंगों को लोह आयस्क मतलब आयरन ओर और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। मतलब लोग यहाँ तक आ गए थे कि जो लोग हैं इनको खोज के इनको यूज कर सके। प्रॉपर यूज तो नहीं, बट इवन इतना तो आ गए थे कि जो आयरन ओर है उसको किसी और के साथ मिक्स करके कोई डिफरेंट काइंड ऑफ शेड बना सके। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, जैसे कि हम दिवाली पे रंगोली वगैरह बना लेते हैं, वैसे ही कुछ इनके टाइम पे कुछ खुशी आती होगी तो उस पर बनाते होंगे, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ ली। चैप्टर 2 को पढ़ा हमने, जो देखा नई बुक में जो चैप्टर 2 है वो पुरानी बुक का सेकंड और थर्ड चैप्टर को मर्ज करके बना रखा है और हमने उसके सारे टॉपिक कवर कर लिए। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। गाइस, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।